परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। एक एक वाक्य में प्रश्न और दो दो वाक्य में प्रश्न। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 3 सविस्तार उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? क्योंकि जो बात हम प्रश्न पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता, किंतु जो देखते हैं वो हमें याद रह जाता है। तो पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? एग्जाम्पल दूँ उत्तर से पहले, तो हमें जब हम खूब मेहनत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता, बल्कि जब हम मूवी देखते हैं या कोई चित्र की सीडी देखते हैं तो वो चित्र द्वारा हमें ये घटना हमारे मस्तिष्क यानी कि मन में फिट हो जाती है और हमें जल्दी ही याद रह जाती है। हम कभी भी ऐसी घटना को भूलते नहीं। मूवी हम देखते हैं, जो ऐसे प्रश्न हमें रोज़ तुम पढ़ोगे, रीड करोगे, बाद में वो भूल जाओगे, पर मूवी तुम एक बार देख लोगे क्योंकि वो तुम्हें चित्र के सामने पेश करती है, तो तुम कभी भी भूलो, उसकी स्टोरी है, तुम कभी भी नहीं भूलते। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न है कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा, कोई भी घटना ऐसी होती है कि जो तुम्हें वार्ता हो या देखी सुनी हो तो तुम्हें ज़्यादा जो व्यक्त की गई वो ज़्यादा याद रहती है, किंतु जो पढ़कर आप याद रखने की कोशिश करोगे तो वो तो कुछ दिनों के बाद वह भूल जाते हो। तो पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों ऐसा कहते हैं? तो आंसर है कि देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क यानी कि मन में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। कहीं ना कहीं वो दृश्य हमारे मन में अंकित हो जाता है, वो चित्र पूरा। कभी भी ऐसी घटना हो या कोई स्टोरी हो या मूवी हो या कोई पिक्चर हो, तो हम इस चित्र को हमारे मन में फिट कर लेते हैं, अंकित हो जाता है एक ही बार में। फिर हमको कोई दोबारा हमें इस घटना सुनाए और कोई हो गई थी, अंकित हो गई थी, वो हम उसको याद करके उसका दृश्य हमारे सामने आ जाता है। तो देखे हुए दृश्य का चित्र मन में से ज्यों त्यों क्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। जो हम बुक में से पढ़ते हैं या किसी टेक्स्ट बुक में, अखबार में या किसी भी बुक में, तो हम पढ़ते हैं तो वो उसका मन में हमारा काल्पनिक चित्र जो कल्पना करते हैं हम कि ऐसा शायद होगा, ऐसा काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। जो हम पढ़ते हैं वो काल्पनिक होता है चित्र, जो हमें कल्पना कर सकते हैं कि शायद ऐसा होगा जो हम बुक में से पढ़ रहे होंगे। हम ये एग्जाम्पल दूँ तो इसी चैप्टर की मैं बात करूँ कि जब डॉक्टर कलाम है, वो अलग अलग स्कूल में बच्चों से बात करते हैं कि छात्र उसे अलग अलग प्रश्न करते हैं, तो ये हमारे मन में कल्पना होती है कि कैसे स्कूल में जाएंगे, कैसे स्कूल होगा, उसके छात्र कैसे होंगे, उसके विद्यार्थी कैसे होंगे और कहाँ पर बैठकर वो प्रश्न करते होंगे। ये हमारा मन में काल्पनिक चित्र बनता है। पर जो यही चित्र हमें प्रस्तुत पिक्चर के रूप में के सीडी द्वारा हमें सामने व्यक्त किया गया हो और सामने दिखाया गया हो, तो उसका हमें मन में अंकित हो जाता है, उसका चित्र वो फिट हो जाता है। और कभी भी हमें ऐसे हुए अब्दुल कलाम की बात आए तो हमारे मन में वही बात याद आती है कि हाँ, हमारे भी एक चैप्टर आता था कि हमने ये वहाँ देखा था कि अब्दुल कलाम हमारे भी स्कूल में आए थे। तो ऐसे कई व्यक्ति, कई घटना है, कई चित्र है कि जो हमें देखते हैं तो वो हमारे मन में फिट हो जाता है, परंतु पढ़ने से उसे हमें कल्पना केवल उसमें सच्चाई है या नहीं हमें पता नहीं, वो यथार्थ में होती है या नहीं।
उसमें सच है या झूठ है वो हमें पता नहीं चलता। इसीलिए हमें काल्पनिक चित्र हमारे मन में जो पढ़ते हैं उसका केवल काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में हमेशा सच्चाई होती है या नहीं होती है वो हमें पता नहीं है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक हमें याद रह जाता है। इसीलिए डॉक्टर कलाम ने यहाँ पर कहा था ना कि जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर जी ने मुझे एक साइंस के टीचर थे, उसकी मुझे एक घटना याद है कि ये जो साइंस का लेक्चर था वो हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो वो हमें समुद्र तट पर, स्कूल से बाहर समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उसका जीवंत उदाहरण बताया कि पक्षी ऐसे उड़ते हैं। तो वो ये घटना मुझे याद है। पर उसका कोई अलग शिक्षक ने, यानी कि सोशल साइंस के वो, हिंदी के वो, गुजराती वो के संस्कृत को वो, ऐसे टीचर ने भी उसे कई बात बताई होगी क्लास में, परंतु वो उसे याद नहीं है क्योंकि वो बोलने से उसके प्रस्तुत की गई थी और वहाँ उसे काल्पनिक लगता था। तो वो घटना उसे दृश्य जो उसके सामने चित्र अंकित किया, इसीलिए वो उसके मन में हमेशा के लिए फिट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि देखने से जो पढ़े हुए हैं, पढ़ने से देखा हुआ ज़्यादा हमें याद रह जाता है। दूसरा प्रश्न है कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। डॉक्टर कलाम ने भाषा के विषय में क्या बताया? तो डॉक्टर कलाम के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। डॉक्टर कलाम ने अपनी मातृभाषा में माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में ही सोचते हैं। हमें घर में पूरे दिन मातृभाषा में ही बातचीत करते हैं और हमारे विचार भी मातृभाषा में ही आते हैं। इसीलिए 5वीं कक्षा तक हमें मातृभाषा में ही शिक्षक मिलना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि खुद मैंने भी माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। जब वो कॉलेज में गए और उसकी आगे की शिक्षा उसने प्राप्त की तब उसका माध्यम क्या था? तो कि अंग्रेजी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। उसके अनुसार वो कहते हैं कि कॉलेज माध्यमिक शिक्षा तक ही नहीं परंतु कॉलेज तक ही कॉलेज का अभ्यास है वो भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात वह आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों में संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं कि मैंने माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई तो मातृभाषा में की थी और कॉलेज और आगे की शिक्षा उसने का माध्यम कहाँ था? तो क्योंकि अंग्रेजी था। कलाम के विचार से एक कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसका क्या कारण है? तो कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। हमारे विचार भी ऐसे ही आते हैं कि रूटीन में हम जो भाषा बोलते हैं और हम अपनी बात आसानी से अंग्रेजी के माध्यम से हम दूसरों के साथ बातचीत नहीं कर सकते आसानी से, परंतु हिंदी के माध्यम से हम आसानी से अपनी बात प्रकट कर सकते हैं दूसरों के सामने। हाँ, यह भी सच है कि दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए हम बाहर चले जाते हैं तो अलग स्टेट में, तो यहाँ पर तो अलग कंट्री की बात की है। बाहर के देशों में, बाहर के स्टेट में हिंदी, अंग्रेजी का, मराठी है, कन्नड़ है, ऐसी भाषाएं होती है। तो क्योंकि हाँ, हम ऐसा कहा जाता है कि हम कॉलेज भी मातृभाषा के माध्यम से ही करें क्योंकि हमारे विचार भी मातृभाषा में ही आते हैं, परंतु दूसरे देशों से संपर्क बनाए करने के लिए जो हम आगे की पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं तो उसके हमारे अंग्रेजी भी आनी चाहिए। इसीलिए कि दूसरे देशों के संपर्क कायम करने के लिए हमें अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक मिलना चाहिए, उसका ज्ञान भी हमें आवश्यक होना चाहिए। कारण कि दूसरों देशों में हमें संपर्क करना हो या बातचीत करनी हो या पढ़ाई के लिए हमें दूर जाना हो तो हमें अंग्रेजी जैसी भाषा भी आनी चाहिए। इसीलिए गुजराती माध्यमिक तक की शिक्षा तो हमें मातृभाषा में मिलनी चाहिए, परंतु आगे की शिक्षा और विश्व के देशों में संपर्क कायम करने के लिए हमें अंग्रेजी का ज्ञान भी होना आवश्यक है।
तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा। डॉक्टर कलाम के मत से कि भारत है वो 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा, तो उसका उत्तर है कि डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। उससे जो भारत की बेफाम जनसंख्या बढ़ रही है उससे चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से परिवार, सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार है जो स्त्रियों को, वो कहते हैं कि ये बढ़ती हुई संख्या से मुझे चिंता नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों को शिक्षित होना चाहिए। जो स्त्री लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है कि ये भी स्त्रियों को तो हमें शिक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा देती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को हम बल दे सके। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि युवा वर्ग है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। कि बढ़ती हुई जनसंख्या से मुझे चिंता नहीं है कि जो स्त्रियों को शिक्षा मिलेगी तो उसमें ये नए विचार आएंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार है, उसके विचार को आगे बढ़ाएंगे और जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग हैं। उसकी संख्या कितनी है तो कि 54 करोड़ लोग हैं और उसमें से 25 वर्ष के कम आयु के हैं। 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, क्योंकि ये युवा धन है वो राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश की प्राकृतिक संसाधन जो कुदरती है उस संसाधन को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोल डीजल है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान है। अगले वीडियो में हमने बात की थी कि आज कोई भी अंतरिक्ष परिशुनिता यहाँ पर भी कहा गया कि राष्ट्र के विकास में भी महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कि आज शैक्षणिक तो बात अलग ही है, परंतु औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिलाओं ने आज उसकी संख्या है वो बढ़ रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भूमिका, महिलाएं की भी नियुक्ति हो जाती है। जो सेना बॉर्डर पर काम करती है वहाँ पर पहले ये पुरुषों ही काम कर सकते हैं, परंतु आज सेना में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं ने अपनी नियुक्ति, अपना स्थान बना लिया है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। जो उसके अलग अलग उपकरण बनाए हैं उसमें भी महिलाओं ने काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र के विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। कि आज महिला है वो पुरुषों के समान ही है। शिक्षक से शैक्षणिक कार्य से लेकर औद्योगिक प्रवृत्ति, आज बड़े बड़े उद्योगपति की कंपनियां हैं वो स्त्रियां संभाल रही है। तो क्या औद्योगिक, शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा यानी कि वह काम कर रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाएं भी काम कर रही है और उसकी भी नियुक्ति हो गई है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाए जाते हैं उसमें भी महिलाएं काम कर रही है। तो इस प्रकार राष्ट्र के विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। अगला प्रश्न है कि किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। कोई भी देश हो, एक महत्वपूर्ण अंग है सेना।
सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। कोई भी देश हो, चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये कोई भी देश हो, उसमें सेना होना आवश्यक है। सेना का अंग है वो अनिवार्य महत्वपूर्ण है। सेना क्या करती है तो कि सेना शत्रुओं के रक्षण आक्रमण, जो शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करते हैं तो सेना है वो देश का रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। जो कभी युद्ध हो, विद्रोह हो, आंदोलन हो तो सेना उसको दबाती है, हराती है। देश में आतंकी, कभी भी देश में आतंकवादी घुस आए हो तो सेना क्या करती है तो कि आतंकवादियों घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो। कभी भी हमारे देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनमें निपटने के लिए, उसका सामना करने में, निपटने यानी कि सामना करने में सक्षम न हो तो सेना उसका जवाब ही उनसे निपटती है। सेना के जो जवान होते हैं वो ही पुलिस के, वो जो आतंकवादी है उसके सामने निपटते हैं, यानी कि उसके सामने युद्ध करते हैं। हमने देखा था कि जब अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, तब पुलिस उसका सामना नहीं कर पाई थी, परंतु सेना के जवान थे, उसने ये आतंकवादियों का सामना किया था। तो हमारे देश में कभी भी आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उसके ये निपटने में सक्षम न रही हो, तो उसका सामना करने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उसके सामने युद्ध करते हैं और आतंकवादी को भगाते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो, कहीं भी जगह भीषण, हम देख सकते हैं कि 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया हो तो सेना के संकट में, सेना है, देश के जवानों है, वो संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। फूड पैकेट के द्वारा के यहाँ पर कोई भी तरह से सेना के जवान है उसको सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी, बाहर से या अंदर से कोई भी संकट हो देश को, बाहर की सेना से या अंदर की सेना से, अंदर कोई भी संकट हो तो सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। तो ऐसी परिस्थिति में देश के जवान, नौजवान सैनिकों है वो देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक वो दे सकते हैं और शहीद भी हो सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई थी? अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो उसका उत्तर है कि कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, आगे हमने बात की कि जब वह 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। सबसे पहला प्रश्न भी हमें देखा कि हमें कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद रह जाती है, पढ़ी हुई याद रहती है ज़्यादा कि देखी हुई याद रहती है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना मुझे याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत यानी कि सजीव उदाहरण बताया। सामने ले गए और कोई पक्षी उड़ता है वो उसका दृश्य उसको बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इसने उन्हें विज्ञान पढ़ने की आगे प्रेरणा मिली कि उसके विज्ञान जो उसके शिक्षक थे शिव सुब्रमण्य अय्यर जी, वो विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उसने दिखाया कि कोई पक्षी आगे विज्ञान पढ़ने की, उसे इस घटना से उसको आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अगले प्रश्न जो सविस्तार है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।